हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम स्टार्ट कर चुके थे एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन, और इस प्रिपरेशन के अंदर अब तक आप 3 पेपर जो है वो देख चुके हैं, और आई होप आपने बहुत सारा कुछ उसमें से सीखा होगा। अब इस सीरीज का 4th पेपर जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं, और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट वीड लाइक टू स्टार्ट इट। चलिए सबसे पहली बात ये कि ये 12 अप्रैल वाला है और 9 to 10 यानी फर्स्ट शिफ्ट वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, साथ ही साथ आपको सोल्यूशन भी एक तरीके से आपके सीजीएल के एग्जाम के मिल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टू टेक आफ्टर बताना है, भाई एक ईडियम होती है, ये आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, मैंने ईडियम्स के बारे में हमेशा एक ही बात कही है, यू नीड टू लर्न देम। आपको सिंपली उनको याद करना है, तभी आप बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि हर बार सेंटेंस नहीं आता जैसा यहाँ देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, राइट। तो सीधे सीधे याद होना चाहिए आपको। टू टेक आफ्टर का मतलब होता है टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिपोर्टेड स्पीच का। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें रिपोर्टेड स्पीच में। इसमें मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये मदर सेड अभिनव स्लिप्ड, आपको ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, आपको बस इतना ही देखना चाहिए एक बार। अगर यहाँ स्लिप्ड लिखा है और अगर यहाँ सेड है, यानी कि ये जो स्लिप्ड है ये हेड स्लिप्ड में चेंज हो जाएगा। आप ऑप्शंस ढूंढना स्टार्ट करेंगे, आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे हेड स्लिप्ड। ये आपका आंसर हो गया। बाकी अब एक बार आप पूरा चेक भी कर सकते हैं। मदर सेड दैट अभिनव हैड स्लिप्ड वाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज ये सेंटेंस का मेन हिस्सा नहीं है। सेंटेंस का मेन हिस्सा सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ये जो है आपका ऐसा नहीं है, और इस कारण से यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दैट्स हाउ वी डू इट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। सिम्पटम की स्पेलिंग में पी भी आता है, सिम्पटम, राइट, सिम्पटम्स कह दीजिए। पिलग्रिम की स्पेलिंग सही है, प्रोग्रेस की स्पेलिंग सही है, और मिस्ट्री की स्पेलिंग भी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आपके सामने एक पैराजम्बल आएगा। इस पैराजम्बल मतलब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा कि इनमें से कौन सा पहले और कौन सा बाद में। 4 सेंटेंसेस, 1 2 3 4। फटाफट से देखते हैं 4 सेंटेंसेस को और जज करते हैं कि इनमें सबसे पहला कौन सा आएगा। अगर आप ऑप्शंस को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए फर्स्ट नहीं हो सकता। लेट्स नॉट चूज फर्स्ट वन, ए को नहीं चुनेंगे, अपन बी के साथ में स्टार्ट करते हैं। लेट्स से लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, विद अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। जहाँ देखो डेजर्ट तो है, और क्या ये विद अ लो एवरेज मतलब बहुत कम एवरेज है किस चीज़ की, एनुअल रेनफॉल की, मतलब बारिश जो है वो बहुत ही लो एवरेज में रहती है वहाँ पे, ठीक है। डेजर्ट है भाई, होना ही ऐसा है। उसके बाद में क्या होना चाहिए, 10 ग्लेशियर्स हैव बीन द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल। हाँ, ये हो सकता है। ये सी जो है ये बी के ठीक बाद में हो सकता है। और अगर आप देखेंगे तो ये 2 ऑप्शन जो इधर दिख रहे हैं आपको बी सी वाले ही हैं। अब अपन को एक चीज़ को डिसाइड करना है कि इनके बी सी के बाद में क्या होना चाहिए। However, when the areas in Leh began to experience water shortages, life didn't grind to a halt. ये कह रहा है कि फिर भी अगर मान लीजिए कि ले के अंदर जो है ये शुरुआत हो जाए किस चीज़ की, एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेजेस। वाटर शॉर्टेज की अगर मान लो कभी कमी हो भी जाती है ना, तो लाइफ जो है वो डिडंट ग्राइंड टू अ हॉल्ट का अर्थ है यहाँ पे कि वो रुक नहीं जाती। चलिए उसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में यहाँ डी होना चाहिए क्या, क्योंकि वो मैच तो कर रहा था। दिस वॉज बिकॉज चेवोंग नॉर्फेल, ये किसकी वजह से, क्योंकि चेवोंग नॉर्फेल ने क्या किया, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, जो कि एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे, केम अप विद द आइडिया ऑफ, क्या लेके आए, क्या आइडिया लेके आए, ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। क्योंकि चेवोंग नॉर्फेल जो है वो एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर का आइडिया लेके आया, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से मैच हो रहा है। एक बार में अपन को आंसर मिल गया। ये मुझे ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो बनाया इस तरीके से गया है कि आप शायद गलत जाओगे ही नहीं। आप अगर BCDA के साथ में भी जाओगे तो ये हाउएवर जो है ना, ये गाइस इस चीज़ का रिवर्स नहीं हो सकता या इसका कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता, जबकि हाउएवर कॉन्ट्रडिक्शन लेके आता है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन किसका है, सी का क्लियरली कॉन्ट्रडिक्शन है कि मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है, लेकिन और क्या कि भी अगर मान लो प्रॉब्लम ऐसी हो भी जाए तो रुकती नहीं है ज़िंदगी। अच्छा, उसका फिर रीज़न दिया हुआ है डी के अंदर, इसलिए आपका यही आंसर होगा। सो BCAD इज़ योर आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। देखते हैं अगला। आइए पूरे जोश को बनाए रखेंगे। हेट्रेड कैन बी ओवरकम। अगर ध्यान से देखें, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। ये B + V3 आपको दिख रहा है, आप सिंपली यहाँ पे मॉडल प्लस B + V3 देख रहे हो, ये चेंज होता है आपका मॉडल प्लस V1 में।
मॉडल प्लस V1 में ढूंढो और ख़त्म करो। कैन मॉडल है ये रहा, और V1 अपन को चाहिए, ओवरकेम तो V2 होता है, इसलिए ये हो गया गलत। ओवरकम V1 होता है, ये है हमारा आंसर। इतना नहीं देखना होता, 1 मिनट में चीज़ों को नोटिस करना होता है, एंड दैट्स हाउ यू गो। इतनी ही जल्दी फटाफट पकड़ना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, डुओ। अगला वर्ड है आपका डुओ। आपको बताना है इसके लिए सिनोनिम। इसके लिए सिनोनिम क्या होगा? लोन का कोई लेना देना नहीं है डुओ से। डुओ का मतलब ना टू होता है, टू टुगेदर। अच्छा, बॉन्ड जो होता है उसका अर्थ होता है कि अगर दो चीज़ें हैं और वो किसी एक चीज़ से जुड़ी हुई हैं तो इसको अपन बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, पेयर, पेयर जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसका अपन को सिनोनिम बताना है, इसलिए ये इसका आंसर है। डेट का अर्थ तो उधार होता है, क्या फालतू बातें। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलो चलो चलो, यस, हाँ, तो ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। तो अपना जो सेंटेंस है आप इसको देखेंगे, ही वॉज लेट फॉर स्कूल, ये फ्रेज एक साथ में बोलेंगे, एंड पनिश्ड। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पनिश्ड वर्ड है ये एंड के थ्रू वॉज लेट से जुड़ रहा है। हम यही कहेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्शन जो है उसका डूअर तो एक ही है, सब्जेक्ट, लेकिन एक्शन दो हैं यहाँ पे। मैं इसको जरा एक बार क्लियरली और आपको समझा दूँ कि देखेंगे आप, एक्शन वाला पार्ट जो है वो तो कितने हैं? 2 हैं, और जो सब्जेक्ट है इनका, सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है, वो एक ही है वो। तो ही के साथ में वॉज लेट तो यहाँ पे हो गया, लेकिन ही के बाद में पनिश्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अपन वहाँ पे पनिश्ड लिख देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि एक तो वो लेट हुआ स्कूल के लिए, फिर उसने किसी को पनिश और कर दिया पकड़ के। ऐसा नहीं होता है, उसको पनिश किया जाएगा। अगर उसको पनिश किया जाएगा तो हम लगाएंगे यहाँ पे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है B+V3। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो बी को आप ले लो, पास्ट वाला वॉज लिख दिया यहाँ पे, V3 के रूप में मान लो पनिश्ड आ गया। अच्छा, इसका एक आंसर और हो सकता है, हर कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, याद कर लो। वॉज पनिश्ड हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, गॉट से भी क्या किया जाता है, पैसिव वॉइस का सेंस दिया जाता है, तो इसका गॉट पनिश्ड भी हो सकता है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंड पनिश्ड नहीं होगा। जैसे कि समझाया, एंड पनिश से मीनिंग ये निकल जाएगा कि उसने फिर किसी को पनिश और कर दिया पकड़ के। दैट डजंट हैपन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको बताना है एंटोनिम क्या है अपेल वर्ड का। देखिए, अपेल जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है टू बी केयरलेस एंड एट द सेम टाइम टू शॉक। इसका एक मीनिंग और क्या होता है? शॉक। बीइंग अनप्लेजेंट जो है अपन कह सकते हैं कि अपेल का एक मीनिंग और होता है बीइंग अनप्लेजेंट। आप अगर अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं तो आपके बारे में कहा जा सकता है द पर्सन अपेल्स, राइट। अब इसका एंटोनिम बताना है क्या? हाँ, एंटोनिम बताना है। तो अश्योर तो एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, तो ये इसके लिए आंसर हो सकता है। एस्टाउंड तो अपन इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। अमेज जरूर अपन यूज़ कर सकते हैं। अमेज का मीनिंग क्या होता है? किसी को अमेज कर देना, मतलब यानी कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ा देना। अलार्म तो अपन अलर्ट के लिए यूज़ करते हैं, ये नहीं हो सकता। तो या तो अमेज या फिर अश्योर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका अश्योर। बिल्कुल, आप अमेज को नहीं चुनेंगे बिकॉज अपेल जो वर्ड है ये शॉक करता है, अमेज भी एक तरह का शॉक ही होता है, तो ये तो एक तरह के सिनोनिम हो जाएंगे। ऑफ कोर्स ये जो अपेल है ये एक नेगेटिव किस्म का वर्ड है, अमेज जो होता है एक पॉजिटिव किस्म का वर्ड है, बट देयर वी सी अ सिनोनिम थिंग। आप जब ये बात समझ लेते हैं कि इनका मीनिंग या इनके मीनिंग्स में सिमिलरिटी है तो ये एंटोनिम्स तो नहीं हो सकते। दैट इज हाउ यू चूज द अश्योर वर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट। इट वॉज अ सरप्राइजिंग नहीं होगा, यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा। इट वॉज अ सरप्राइज, राइट। इट वॉज अ सरप्राइज टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। ऑफकोर्स यहाँ पे ए के बाद देखो, ए एक आर्टिकल होता है भाई, ए एक आर्टिकल होता है, और आर्टिकल के बाद आपको क्या चाहिए? आर्टिकल के बाद में क्या चाहिए? आर्टिकल के बाद चाहिए आपको नाउन। तो नाउन चुनेंगे भाई। अगर नाउन चुनोगे तो सरप्राइज लिखोगे, सरप्राइजिंग थोड़ी लिखोगे। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम आगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखते हैं अगला, फाउल प्ले का मीनिंग क्या होता है? फाउल प्ले का मीनिंग अगर आपने इडियम्स को अच्छे से याद किया है तो एक बार में बता दोगे। फाउल प्ले का मीनिंग होता है अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। दैट्स ऑल। द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन, वहीं रुक जाओ। फिशरी सेक्टर एक है, 15 थोड़ी है। फिशरीज लिखा है लेकिन सेक्टर भी है। असल में यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो आपका जो नाउन है वो सेक्टर है। फिशरीज इसका डिस्क्रिप्शन है, इसका डिस्क्रिप्शन है, तो ये रोल प्ले नहीं करेगा इस वर्ब को डेफिनेट करने में। ये रोल प्ले करेगा, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ में हैज़ होगा। दैट्स हाउ वी डू इट। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधे सीधे बन जाएगा हैव की जगह हैज़। आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है।
शी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स, कि वो हार्डली वर्क करती है वीकेंड पे। आपको इसके लिए क्वेश्चन टैग का है ना, ठीक है, क्वेश्चन टैग है, तो आपको क्वेश्चन टैग के अंदर यहाँ पे ना एक तो टेंस दिखना होता है। टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जैसे ही आप देख लेते हो उसको उड़ा दो, ये रह गए दोनों बस। अब या तो डजंट शी होगा या फिर डज शी होगा। हार्डली जो है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, और क्वेश्चन टैग के अंदर अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करोगे तो वो बन जाता है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव की बात करोगे तो बन जाता है नेगेटिव। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, बन जाएगा पॉजिटिव वाला आपका आंसर। सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आइए, माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर। देखिए, कभी भी अपन जब कंपैरिजन की बात करते हैं, द मोमेंट यू सी मोर स्पेशियस, द मोमेंट यू सी देन, आप इस तरह के वर्ड्स को जैसे ही देखते हैं आप समझ जाएं कि ये कंपैरिजन की बात हो रही है। और मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, कंपैरिजन जब भी आप करो तो आप कंपैरिजन एक टाइप के शब्दों में करेंगे, राइट? आप कंपैरिजन एक टाइप के शब्दों में करेंगे। माई सिस्टर का कंपैरिजन माई हाउस से नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप इसको एक तरीके से ऐसे लिखें कि माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन दैट ऑफ माई सिस्टर, तो ये एक तरीका जरूर हो सकता है। दैट ऑफ माई सिस्टर, ये एक तरीका जरूर हो सकता है। विच वे, जिस तरीके से आप 4 को अपना आंसर मान सकते हैं। अच्छा, एक ये और आंसर इसका हो सकता है कि क्योंकि माई सिस्टर से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, उनके घर से कंपैरिजन हो रहा है, तो माई सिस्टर्स ऐसे लिख दें आप, माई सिस्टर्स। तो ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन का आंसर का। ये दोनों ही तरीकों से आप अपना आंसर रख सकते हैं। बाकी वहाँ लिखना नहीं होता है, आपको तो ऑप्शन चुनना होता है। दैट इज हाउ यू डू इट। आप इतने से भी काम चला सकते हो कि माई सिस्टर और माई हाउस का कंपैरिजन नहीं हो सकता। किसी तरीके से माई हाउस से कंपेयर करना होगा अपन को, किसको? माई सिस्टर के हाउस को। और इस कारण से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो माई सिस्टर्स करना पड़ेगा या दैट ऑफ माई सिस्टर करना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू डू इट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर गलती करके आए हैं। कई स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन मेरे को पर्सनली भी भेजा था कि सर इस तरह का हमने लिखा, हमारा ये वाला गलत हो गया। और ये गलत इसलिए हुआ है क्योंकि आप लोग मारते हो रट्टा। आप मारते हो रट्टा कि आई विश अगर आ जाए तो आई के बाद में वर होता है, सब टिका के आगे नो सब्सटीट्यूशन, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना होगा, आपको समझना होगा। जब आप बोलते हो आई विश तो उसका मतलब क्या है? आई विश का मीनिंग होता है काश। आई विश का मीनिंग होता है काश। और अब जब आप इसके आगे ये जो सेंटेंस लिख रहे हैं, आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, वैसे ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। इसका मीनिंग होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को सुन रहा होता। मतलब आई विश, काश मैं अपने पेरेंट्स को सुन रहा होता। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, काश मैंने अपने पेरेंट्स को सुना होता या अपने पेरेंट्स की सुनी होती। तो इसलिए जो इमेजिनेशन है वो पास्ट में चली जाएगी, ना कि प्रेजेंट में रहेगी। अभी प्रेजेंट में ये इमेजिनेशन कोई इंसान कैसे करेगा कि अपने पेरेंट्स को सुनता? अपने पेरेंट्स को क्या सुनता? अभी पेरेंट्स अगर हैं तो अब ये प्रेजेंट में इमेजिनेशन नहीं होगी, ये सिर्फ हो सकती है किसमें? पास्ट में, कि काश मैंने सुना होता तो अच्छा हो जाता मेरे साथ में। दैट इज हाउ ये हो जाएगा आपका गलत, और आपका आंसर हो जाएगा हैड लिसन्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रिलाय का अर्थ भाई ऑफकोर्स ट्रस्ट करना होता है। रिलाय का अर्थ होता है ट्रस्ट, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रस्ट। कहाँ इतना सोचना है। That's how we do it. चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। कितना सिंपल है। अबॉलिश होगा, देखो ढूंढो, किल नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं, स्टॉप नहीं, अबॉलिश। अबॉलिश होता है किसी भी सिस्टम को क्या करना? एंड कर देना, उसकी प्रैक्टिस को, उसके इंस्टीट्यूशन को पूरा बंद कर देना, जो है वो क्या होता है? अबॉलिश करना होता है। ये पहले ज़माने में काफ़ी हुआ करता था, जब ऐसा देखा जाता था कि भाई कोई अगर रिलीजियस कमेंट्स कर रहा है तो उसको अबॉलिश कर देते थे, और रिलीजन पहले बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। कभी करेंगे बात। मिलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं। इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। अगर आप वन वर्ड्स याद करते हैं और अगर आपको ये याद नहीं है ना, तो फिर आप वन वर्ड याद नहीं करते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है कि जो पर्सन को प्लेजर और पेन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, जो इनडिफरेंट हो इन चीज़ों से, उसको अपन बोलते हैं स्टॉइक, ठीक है ना। लस्टी जो है वो नहीं होगा, ये सेक्सुअल प्लेजर्स में इन्वॉल्व रहता है। सिनिक जो है ये वो पर्सन होता है जो किसी को मानता ही नहीं है कि भैया ये अच्छा कुछ बोल सकता है, अच्छा कुछ कर सकता है, जिसको सब कुछ बस गलत ही लगता है, उसको अपन बोलते हैं सिनिक। प्रूडेंट जो है, इस वर्ड का मीनिंग होता है, आप कह सकते हैं समझदार। एक हिंदी में एक वर्ड होता है, उसके लिए आप सीधे सीधे वर्ड यूज़ कर सकते हो, क्या? प्रूडेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पैरानॉइड। पैरानॉइड वो होता है जिसको आसानी से विश्वास नहीं होता किसी के ऊपर, जिसको ऐसी मेंटल कंडीशन हो जाती है कि वो इजीली किसी पे विश्वास नहीं करता, सबको डाउट करने लग जाता है। और पैरानॉइड अगर वो है तो इसका सिनोनिम आपसे पूछा हुआ है, कौन सा हो जाएगा? ट्रस्ट तो नहीं करता है वो, तो डिसट्रस्टफुल हो जाएगा। यस। कन्विंस्ड भी नहीं होगा, कन्विंस्ड तो मतलब जो मान जाए। कमिटेड का मतलब जो होता है जो जुड़ा हुआ हो, तो ये दोनों ही आपके नहीं हो सकते। माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर।
विच, देखिए ब्रदर के लिए विच लिखेंगे, इंग्लैंड के लोग डंडा मारेंगे। माई ओल्डर ब्रदर जो है उसके लिए, क्योंकि एक इंसान है, ह्यूमन के लिए जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन है वो होते हैं हु, हुज और हुम, सॉरी हु, हुज और हुम। अगर जो फर्दर आपका सेंटेंस है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज या आप इसको रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे, ये जो रिलेटिव क्लॉज है, अगर इसमें से सब्जेक्ट गायब हो तो हु को चुन लो, और अगर ऑब्जेक्ट गायब हो तो हुम को चुन लो, कोई पोजीशन गायब हो तो हुज को चुन लो। आप यहाँ पे देख रहे हो क्लियरली ये सब्जेक्ट तो आ गया यू। इस मीट के बाद में जिससे मिलने की बात हो रही है वो यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ अगर वो लिखा नहीं है तो यानी कि ऑब्जेक्ट गायब है, और ऑब्जेक्ट गायब होता है तो क्या आंसर होता है हुम। इसलिए इस जगह पे विच वाली जगह पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, विच वाली जगह पे हो जाएगा हुम। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, जरूर आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउन की एक ऐसी क्लास लेके आऊँगा कि रामबाण लगेगी आपको, कैसा भी कितना भी घुमा हुआ क्वेश्चन हो आप उससे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, सारा खेल अप्रोच का है डियर स्टूडेंट्स, सारा खेल अप्रोच का है। आइए देखते हैं वॉइस का एक क्वेश्चन आया हमारे सामने, डू यू ट्रस्ट। मैं तो कहता हूँ बस टेंस देख लिया करो, काम खत्म। डू होता है प्रेजेंट सिंपल के अंदर। अब प्रेजेंट सिंपल का जो एक्टिव स्ट्रक्चर है वो तो V1 SES होता है, ओके, और जो इसका पैसिव स्ट्रक्चर है वो होता है इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3। ढूंढो इज एम आर V3, खत्म करवाओ, फटाफट देखना। ये रहा M और ये रहा V3, ठीक है, ये डू के साथ में तो नहीं होगा, और ये रहा M और ये रहा V3। फिर अब इन दोनों में से किसको लिखे, इधर क्वेश्चन मार्क और इधर भी क्वेश्चन मार्क, इसलिए ये आंसर। वॉइस में सेंटेंस का टाइप चेंज नहीं होता है, नरेशन में हो सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, नरेशन में सोचते हैं कि भाई साहब असर्टिव दिया हुआ है, इसको चेंज कर दो इंटरोगेटिव में, क्योंकि इंटरोगेटिव जो है वो चेंज किस में जाता है, असर्टिव में। पहली बात, वॉइस में तो ऐसा होता ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन मार्क को देख के, इस क्वेश्चन मार्क को देखते हुए इसको आंसर लगा दो, ठीक है। इसमें ये बात ध्यान रखना कि असर्टिव का इंटरोगेटिव जो है नरेशन में नहीं होता है, और इसमें हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे है आपका पैरासिंपल। कुछ लोग बता रहे थे बड़ा मुश्किल है, देखते हैं आपको कितना मुश्किल है। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, स्टोरी बेस्ड है, कहाँ से मुश्किल होएगा। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, जो ओल्ड मैन है वो विलेज में रहते थे, ठीक है भाई, एक ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी, वे विलेज में रहते थे। ही वॉज वन ऑफ द डैश अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, वो दुनिया के सबसे अनफॉर्चुनेट लोगों में हुआ करता था। मोस्ट आएगा, देखते हैं, ये रहा मोस्ट आपको दिख रहा है। मेन अनफॉर्चुनेट नहीं हो सकते, अटमोस्ट अनफॉर्चुनेट नहीं हो सकते, और मैक्सिमम अनफॉर्चुनेट भी नहीं हो सकते। यहाँ पे जो सबसे बढ़िया कोलोकेशन बैठेगा वो बैठेगा गाइस मोस्ट के साथ में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मोस्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, द होल विलेज वाज टायर्ड। टायर्ड के बाद में डैश हिम, टायर्ड के साथ में प्रीपोजिशन कौन सी आती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की क्लास में रट रट के मेहनत करते हैं हम कि टायर्ड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। टायर्ड के साथ बाई नहीं आता, याद कर लो नहीं तो भूल जाओ। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, ही डैश कंप्लेन्ड एंड ही डैश कंप्लेन्ड एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड। चलिए देखते हैं, तो इसमें देखिए वो ग्लूमी था, ठीक है, हमेशा वो दुखी रहता था और मतलब सैड बातें किया करता था, उसको अपन ग्लूमी कह देते हैं। ही डैश कंप्लेन्ड एंड वॉज ऑलवेज इन बैड मूड। ही मोस्टली कंप्लेन्ड, हाँ ठीक है, हो सकता है कि मोस्टली कंप्लेन करता रहता था। ही साइक्लिकली का यहाँ पे नहीं होगा कि ऐसा नहीं साइकिल के अंदर कंप्लेन कर रहा है। एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड। ही कॉमनली, ठीक है, कॉमन तौर पे किया करता था। ही कॉन्स्टेंटली, हाँ तो इसमें कॉन्स्टेंटली होगा क्योंकि आप देखो जरा, ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्ड एंड वॉज ऑलवेज, ये देखो वो हमेशा बैड मूड में रहता था, इसलिए बार बार कंप्लेन करता रहता था। बाकी ये दोनों ऑप्शन भी बहुत अच्छे थे, मोस्टली और कॉमनली, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं था कि जो इनको सपोर्ट कर सके, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंटली को चुना, क्योंकि ऑलवेज कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली को सपोर्ट करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट किस्म का क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्ड एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड, द मोर डैश वर हिज वर्ड्स। एक मिनट रुकना, द मोर लॉन्ग नहीं, जस्ट अ मिनट, द डैश ही लिव्ड, द मोर वाइल ही वॉज, अच्छा मैंने एक लाइन को मिस कर दिया था, द डैश ही लिव्ड, द लॉन्ग ही लिव्ड, द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग। अच्छा ये यहाँ पे द मोर यानी कि द प्लस कंपेरेटिव डिग्री वाला स्ट्रक्चर लग रहा है,
जिसमें जब एक पार्ट में देखिए, एक पार्ट में जब आप द प्लस कंपैरेटिव डिग्री को देख लेते हैं तो दूसरे पार्ट में भी आपको द प्लस कंपैरेटिव डिग्री देखना ही होता है। यहाँ पे सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री ये रही लॉन्गर, खत्म, एक ही आंसर है। दैट्स हाउ वी डू इट, इतनी बार में हो जाता है। अगला देखते हैं, द मोर ही लिव्ड द मोर वाइल ही वाज बिकमिंग एंड द मोर डैश वर हिज वर्ड्स, और उसके वर्ड्स क्या वो थे, मोर कितने थे, चलो मोर तो आ गया, कंपैरेटिव डिग्री तो हो ही गई, और इसमें से क्या क्या हो सकते हैं वर्ड्स, आइए देखते हैं। फैटल, फैटल तो मतलब जानलेवा होता है, वो तो नहीं होगा। मॉर्टल का मतलब जिनको मरना है, वर्ड्स को कहाँ मरना होता है, तो या तो पॉइजनस होगा या टॉक्सिक होगा। तो आपको कोलोकेशन चुनना है पॉइजनस और टॉक्सिक में से। ऑफ कोर्स वर्ड्स के लिए पॉइजनस वर्ड यूज़ करता है, टॉक्सिक वर्ड कौन यूज़ करता है। हाँ, टॉक्सिक आजकल ना बिहेवियर और रिलेशनशिप के लिए काफ़ी यूज़ होता है, तो ये कोलोकेशन जो है वो आप जरूर याद कर सकते हैं कि टॉक्सिक बिहेवियर या टॉक्सिक बिहेवियर और आपका रिलेशनशिप के लिए जरूर यूज़ होता है। बट वर्ड्स की जब बात आती है तो उसमें अपन पॉइजनस वर्ड को यूज़ करते हैं। ये कोलोकेशन आपको नोट करना होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अगर आपसे गलती हुई है नो प्रॉब्लम, बहुतों ने की होगी, आपका स्कोर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो ये थे भाई पेपर 4 के क्वेश्चंस हमने किए डिस्कस। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आई होगी। मैंने ट्राई किया कि मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूं, मैं आपको सॉल्यूशंस फटाफट बताए हैं। इन केस आपको किसी भी एक क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन समझ में ना आया हो, कम समझ में आया हो, तो आप कमेंट जरूर करें। उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन के साथ में एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा मैं। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर मैं लेके आऊँगा पेपर 5। बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।